ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले कुछ टर्म से लगातार वो सारे वीडियोस देखे होंगे जो मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। चाहे वो वीडियो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर हो, चाहे वो सिनोनिम्स पर हो, चाहे एंटोनियम्स पर हो, चाहे वो इडियम फ्रेजेस पर हो, चाहे वो एरर्स पर हो। देखिए, सिखाने की बात अगर रहेगी ना तो चीज़ें सिखाने वाले भी आगे रहेंगी, लेकिन अभी हम लोग जो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा करके ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग ये जान लें कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। आपने कोई चीज़ याद की है, तैयार की है, पढ़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें बार बार आपकी आंखों के सामने आ रही होंगी, आपको तैयार हो रही होंगी, और आप उसे जब एग्ज़ाम देंगे तो अगर आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमें करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं करना है। लेकिन ये जो हम लोग काम कर रहे हैं स्पेशली एक प्रकार का एक ऐसा काम है जहाँ पर हम लोग को चीज़ें बिना किसी चार्ज के, बिना किसी भी फ़ीस के आपको जब इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो ये चीज़ उन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग इस तरह की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। यानी कि देखिए, वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लड़का पढ़ने पर आता है तो उनसे पढ़ सकता है। लेकिन जब चीज़ें आपको इस तरह पढ़ने को मिलती है जहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएँ, एक एक चीज़ आपको बताई जाए, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो मेरा वीडियो है या मेरे जितने भी सेशंस हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमारे पढ़े हुए हैं, अभी मैं तो वही वर्ड ले रहा हूँ जो हमारे पढ़े हुए हैं, और हमको आप सभी लोगों को मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है सोल्जर्स हायर टू फाइट इन द बैटल। वो सैनिक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, सोल्जर्स वो सैनिक जिनको हायर किया गया हुआ है, जिनको हायर यानी किराए पर लिया गया है ताकि वो युद्ध में आएँ और लड़ें, यानी कि किराए पर लिए गए जो सैनिक होंगे इंग्लिश में वो क्या कहलाएंगे। मेरे भाई, जो सैनिक किराए पर लिए गए होंगे इंग्लिश में उनको क्या कहेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे सैनिकों को हम लोग बेटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मर्सेनरी। मर्सेनरी वो इंसान है यानी कि वो सोल्जर है जिसको किराए पर लिया जाता है। किराए पर किस लिए लिया जाता है, ताकि वो लोग आपके लिए युद्ध लड़ें। ठीक है, ठीक। एजेसिन वो इंसान है जो हत्यारा है, जो किसी की हत्या करता है उस इंसान को इंग्लिश में एजेसिन कहते हैं, और यही कारण है कि एजेसिनेट का मतलब किसी इंसान की हत्या करना होता है। अगर आपने इसी वर्ड में एजेसिन में ATE लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हत्या करना हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है स्नाइपर। स्नाइपर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कब करते हैं, स्नाइपर यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई इंसान प्रोफेशनल किलर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्नाइपर का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब कोई इंसान प्रोफेशनल किलर होता है। तो जब भी कोई इंसान प्रोफेशनल किलर हो जिसको हम लोगों ने शूट करने के लिए हायर किया हुआ, उस इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उस इंसान को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्नाइपर। ठीक है, और हेंचमैन वो इंसान जो सह अपराधी होता है, यानी कि वो इंसान जो गुंडों का साथ देता है, स्पेशली गूंस का साथ देता है, वो लोग जो कहीं पर मार पिटाई बहुत करते हैं, गलत लोगों का साथ देता है, सह अपराधी इंग्लिश में बोलते हैं। अकॉम्प्लिस का पर्यायवाची बन सकता है। तो अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर मर्सेनरी लिखा हुआ है। मर्सेनरी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, भाड़े पर लिए गए सैनिक, और एजेसिन हत्यारा कहलाएगा। स्नाइपर वो इंसान हो जाएगा जिसने जो प्रोफेशनल शूटर है, लोगों को शूट करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर सेकंड की, वन हु प्रिटेंड्स वो इंसान जो बहाना करता है, दिखावा करता है, टू बी वो होने का, वॉट ही इज़ नॉट जो कि वास्तव में नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं किया हुआ है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, वो इंसान जो वो प्रिटेंड करने का काम करता है जो वास्तव में नहीं है। बताइए, आया, बताइए ऐसा ढोंगी इंसान इंग्लिश में क्या कहलाएगा। वो इंसान जो वो प्रिटेंड होने का नाटक करे जो वास्तव में नहीं है, इस तरह के ढोंगी इंसान को क्या बोलेंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे दोस्तों। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रेक्लूस, दूसरा लिखा है ऑस्टियर, तीसरा लिखा है हाइपोक्रेट, चौथा लिखा हुआ है सेंट। जाहिर सी बात है, जो इंसान पाखंडी होता है, पाखंड करता है, उस इंसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेट बोलते हैं। हाइपोक्रेट वो व्यक्ति है दोस्तों जो इंग्लिश में पाखंड करने की कोशिश करता है, यानी कि पाखंडी है। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पर हाइपोक्रेट की जगह हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, इम्पोस्टर का यूज़ भी कर सकते हैं। इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट दोनों ही चालबाज इंसानों को लगाते हैं, जबकि सेंट अलग लिखा हुआ है मेरे भाई। सेंट जो है दोस्तों ये यार तुम्हारा क्या क्या कहलाएगा, सेंट हो जाएगा साधु, वो इंसान जो साधु होता है। साधु सन्यासी के लिए इंग्लिश में हम लोग जो है रेक्लूज भी यूज़ कर देते हैं। चलिए तो नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, सोल्जर्स हायर टू फाइट इन बैटल, मेरे भाई इंग्लिश में ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंग्लिश में मर्सेनरी, वो सैनिक जिनको किराए पर लिया गया है। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दिखावा करने के लिए, जो इंसान दिखावा करता है, पाखंड करता है, इंग्लिश में क्या कहलाएगा, हाइपोक्रेट कहलाएगा। चलिए अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो नंबर थर्ड की बात करते हैं, वन हु लिव्स द लाइफ इन लग्जूरियस वे, एक ऐसा इंसान जो लाइफ को लग्जूरियस वे में जीने की कोशिश करता है, यानी वो इंसान जो जिसने ज़िंदगी को जिया तो है लेकिन इतना पैसा खर्च करता है, हर तरह की फैसिलिटीज़ उसको चाहिए, सारी भोग विलासताएं उसको चाहिए मेरे भाई, सारी लग्जरी उसको इंग्लिश में जिसको चाहिए मेरे भाई। तो वन हु लिव्स द लाइफ इन लग्जूरियस वे, जो कहता है ज़िंदगी एक मज़ा है, जब तक भैया ज़िंदगी में जी रहे हो तब तक बड़ी आराम से मौज काट के जियो भाई। ऐसा इंसान इंग्लिश में बताइए क्या कहलाएगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, प्लेगरिस्ट, हेडोनिस्ट, लेविश और प्रोडिगल। आपको बताने इसमें से सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। आप ज़रा ऑप्शन देखिए, 1 मिनट में आता हूँ। चलिए दोस्तों आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। देखिए वन हु लिव्स द लाइफ इन द लग्जूरियस वे, एक ऐसा इंसान जो जीवन को भोग विलासी तरीके जीने में विश्वास रखता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम लोग हेडोनिस्ट कहते हैं। ये जो हेडो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये एक ऐसा प्रीफिक्स है जो इंग्लिश में भोग विलासिता को शो करता है, लग्जरीज को शो करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो दोस्तों प्लेगरिस्ट क्या है। देखिए बच्चों अगर आप बात करेंगे यहाँ पर प्लेगरिस्ट की, तो प्लेगरिस्ट जो हमारा लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा वो इंसान जो दूसरों की कला को चुराकर अपने नाम से बेचता है। ये देखिए आप ये जो वर्ड देख रहे हैं प्लेगरिस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वो इंसान जो दूसरों की कला को चुराकर अपने नाम से बेचता है। ठीक है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं भाई, म्यूज़िक चोरी कर लेते हैं। बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक चोरी कर लेते हैं और उस म्यूज़िक को चुरा कर अपने नाम से बेच लेते हैं। तो ऐसे इंसानों को, ऐसे म्यूज़िक चोर को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाएंगे, प्लेगरिस्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए हेडोनिस्ट की, तो हेडोनिस्ट उस इंसान के लगाएंगे जो जीवन को भोग विलासी तरीके से जीने का विश्वास रखता है। प्रोडिगल की बात करेंगे बेटा, तो प्रोडिगल जो हमारा लिखा हुआ है दोस्तों, वो हमारा क्या लिखा हुआ है, खर्चीला, यानी वो इंसान जो पैसे बहुत खर्च करता है, यानी कि एक्स्ट्रा वैगन। ये देखिए अगर आप प्रोडिगल की बात करेंगे तो प्रोडिगल का मतलब क्या हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर हेडोनिस्ट की, तो वो इंसान जो जीवन को भोग विलासी तरीके से जीने का विश्वास रखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की, वन हु गेट्स एंग्री वेरी इजीली, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, गुस्सा क्रोधित हो जाता है। ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है भाई, उसको इंग्लिश में, उस इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि वो इंसान जो चिड़चिड़ा है, जिससे गुस्सा बहुत आता है। अब देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कोलरिक, बेटा पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है कोलरिक, और दूसरा लिखा हुआ है कंपोस्ट, तीसरा लिखा हुआ है फ्लैग्मेटिक, और चौथा लिखा हुआ है पेशेंट। आपको बताना इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। जिस इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इंग्लिश में दोस्तों वो वर्ड जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वो कहलाता है कोलरिक। कोलरिक वो इंसान है जिससे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो कंपोज में सेकंड वर्ड पे लिखा मेरे भाई, कंपोज का मतलब वो इंसान हो जाएगा जो जिस इंसान को अपने पर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, अपने पर बहुत ज़्यादा धैर्य है। जो इंसान अपने आप को मुश्किल में भी धैर्यवान बनाए रखता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में कंपोज्ड, फ्लैग्मेटिक, पेशेंट, ये तीनों कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो जो 3 वर्ड हमारे, कौन सा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये भाई मेरे 2, 3, 4 ये तीनों वर्ड का मतलब हो जाएगा धैर्यवान व्यक्ति। और जबकि इसका उल्टा करेंगे तो कोलरिक, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे गुस्सा ज़्यादा आता है क्या कहलाएगा, वो कोलरिक कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे इंसान की जिसे आप कभी खुश नहीं कर सकते, यानी कि हार्ड टू प्लीज़, एक ऐसा इंसान जिसे खुश करना संभव नहीं है मेरे भाई। इंग्लिश में वो इंसान बताइए क्या कहलाएगा, हार्ड टू प्लीज़, जिसे खुश करना संभव नहीं है, उसको इंग्लिश में क्या कहलाएंगे बताइए ज़रा। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट पे लिखा है दोस्तों चूजी, सेकंड पे लिखा हुआ हमारा जो ऑप्शन लिखा वो लिखा है टॉलरेंट, और थर्ड पे लिखा है हमारा दोस्तों ऑप्शन लिखा है फेस्टिडियस, चौथा लिखा हुआ ऑप्शन हमारे सामने एपिक्योर। अब आपको बताना है इनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं बता दूं कौन कौन सा है, तीसरा और चौथा। अब मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कि तीसरे और चौथे में से कोई सही ऑप्शन हमारा होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर हम लोगों को कौन सा ऑप्शन जो है वो सही करना है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर फेस्टिडियस एक ऐसा इंसान है जिससे खुश करना कभी संभव नहीं हो सकता। आप उसके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ कर दीजिए,
सब बढ़िया से बढ़िया कर दिए, कुछ भी ला कर रख दीजिए वो कमी निकाल ही देगा। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा ना अपने आसपास, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप उनके सामने कितना भी बढ़िया परफॉर्म कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ खाने के लिए आइए, पीने के लिए आइए, कुछ भी कर दीजिए, उनको आप खुश नहीं कर सकते। ऐसे इंसानों को इंग्लिश में मेरे भाई फेस्टिडियस कहते हैं। फेस्टिडियस बाय नेचर यानी कि तुनक मिजाजी, जो इंसान चीज़ों में नुस्ख बहुत निकालता है। अब अगर आप बात करेंगे एपिक्योर, तो एपिक्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये एपिक्यूरियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान का सिद्धांत ज़िंदगी का ये होता है कि यार खाओ पियो मौज करो, ज़िंदगी में और क्या रखा हुआ है, तो ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेकिंग मैरी, जब आप ये मन में बोलना चाहते हैं तो एपिक्यूरियन थ्योरी का मतलब यही होता है, खाओ पियो और मौज करो। आए बच्चों, तो याद रखिएगा, हार्ड टू प्लीज़, जिस इंसान को खुश करना संभव नहीं है वो बेटा क्या कहलाएगा, फेस्टिडियस कहलाएगा। अब चलिए अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर 6 की, वन हु गेट्स प्लेजर बाय रिसीविंग पेन। वो इंसान, इसकी हिंदी ज़रा पढ़िए ध्यान से, वन हु गेट्स प्लेजर, जिसको मज़ा आता है, कैसे, बाय रिसीविंग पेन, पेन देकर नहीं, पेन पाकर, यानी आप उस इंसान को दर्द करो दोगे, मारोगे कूटोगे तो उसको और मज़ा आएगा, आप उसको यातना दोगे उसको और मज़ा आएगा। वैसे ये जो पेन है वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए बस इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि वन हु गेट्स प्लेजर बाय रिसीविंग पेन, वो इंसान जिसको बहुत मज़ा आता है पेन रिसीव करके, मेरे भाई इंग्लिश में वो क्या कहलाएगा, बताइए ज़रा। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, सेडिस्ट, मैसोकिस्ट, वॉयर, वॉयर की स्पेलिंग गलत है, VOYEUR कर दो मेरे भाई, ये देखिए, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, वॉलप्टुअस। जो इंसान, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर रिसीव ना लिखा होता, बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर रिसीव की जगह गिविंग लिखा होता कि वो इंसान जो दुख देता है उसको मज़ा आता है, तो मेरे भाई इंग्लिश में ये कहलाएगा सैड। अब अगर ध्यान से देखो, सैड का मतलब देखो क्या होता है, उदास होता है ना। तो जो इंसान दूसरों को उदासी दे और बहुत से उसको मज़ा आता है, जैसे हमारी पिक्चर का विलन देखा होगा ना, लोगों को मारता है कूटता फिर हा हा करके हंसता है, तो इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाएगा, वो सेडिस्ट कहलाएगा। जो विलन हमारी पिक्चर का वो कैसा है, सेडिस्ट है। लेकिन जिसको दुख पाकर मज़ा आता है मेरे भाई, वो इंग्लिश में मैसोकिस्ट कहलाएगा। जो दुख देकर मज़ा ले बाय गिविंग पेन, वो हो जाएगा सेडिस्ट। जिसको दुख पाकर मज़ा मिले, यानी आप उसको दुख दो उसको मज़ा आए, इंग्लिश में क्या कहलाएगा, मैसोकिस्ट। स्पेशली वो पेन होता है और सेक्सुअल पेन की ज़्यादा यूज़ करते हैं। वॉयर वो इंसान होता है जो छुप कर दूसरों की एक्टिविटी देखता है, ठीक है। और वॉलप्टुअस मेरे भाई ये लगाते हैं किसी ऐसी महिला की शरीर के लिए जो थोड़ा सा हेल्दी वूमेन है और जो उसका जो शरीर है उसकी आकृति अच्छी है, यानी कि उसका जो फिगर है वो कैसा है, वो कर्व्ड है, कर्व्ड फिगर है, यानी शरीर में कर्व्स है, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप ऑफ तो ये वॉलप्टुअस हो जाएगा। वॉलप्टुअस ज़्यादातर वुमेन की लगाते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे कि कैसे एग्जाम में आएगा। वॉलप्टुअस एग्जाम में आता नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई लड़का SSC की तैयारी कर रहा है तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक के तौर पे उसके सामने वो आ सकता है। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 7 की। देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइनिंग फ्यूनरल प्रोसेशन, उन लोगों का समूह जो किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, उन लोगों को मेरे भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एंटोरेज, क्रीच, सेलिब्रेंट, रेवेलर। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्तों। जो इंसान किसी के अंतिम संस्कार में जाता है, इंग्लिश में उस इंसान को, उन लोगों के समूह को एंटोरेज कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए। अब देखिए, टूर का मतलब क्या होता है, यात्रा, ठीक है। अब ऐसे याद कर लीजिए, किसी इंसान की एज बहुत हो गई है, वो मर गया है और उसकी जो है लाइफ की अंतिम टूर जा रहा है, यात्रा जा रही है, शमशान की ओर जा रही है यात्रा उसकी, तो ऐसे लोगों के समूह क्या कहलाएगा इंग्लिश में, एंटोरेज कहलाएगा। रेवेलरर वो इंसान है जो किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ को अगर आप रेवल की बात करेंगे तो रेवल का मतलब सेलिब्रेट हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना। लेकिन वो इंसान जो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है वो रेवेलर कहलाएगा। इसीलिए होली मनाने वाले को होली रेवेलर, पार्टी मनाने को पार्टी रेवेलर, दिवाली मनाने वाले को दिवाली रेवेलर कहते हैं इंग्लिश में। तो रेवेलर बेटा क्या हो जाएगा हमारा, रेवेलर बेटा हमारा हो जाएगा वो जो किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता है। बताइए क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बेटा, कि अगला वर्ड हमारे यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। एक ऐसा इंसान एसोसिएट इन क्राइम, जो गुनाह में आपका साथ देता है, यानी कि सह अपराधी। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। हम इसमें जो ऑप्शन करेंगे वो कौन सा ऑप्शन करेंगे आप बताइए। इसमें जो ऑप्शन हमें करना है दोस्तों, वो करना है ऑप्शन कौन सा, एकॉम्प्लिस, यानी कि सह अपराधी। ये ऑप्शन हमें करना है, क्योंकि जो इंसान गुनाह में आपका साथ देता है वो इंग्लिश में मेरे भाई क्या कहलाता है, एसोसिएट, यानी कि एकॉम्प्लिस। क्लियर हो रहा है बच्चों, बढ़िया।
ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा मेरे भाई कि जब भी कोई इंसान गुनाह में आपका साथ देता है तो इंग्लिश में वो इंसान क्या कहलाएगा आपका, इंग्लिश में वो इंसान बेटा आपका जो है एकम्प्लिस कहलाएगा। ठीक है, चलिए। और ये जो एबेटॉयर लिखा हुआ है मैं बता चुका हूँ, वो जगह जहाँ पर जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है। ईजी टू चीट, जिस इंसान को चीट करना आसान, देखिए जिस इंसान को चीट करना आसान हो, यानी आप उस इंसान, वो इंसान इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा है, उसे आप आराम से उल्लू बना सकते हो। ऐसे इंसान को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलेंगे गलीबल। गलीबल का मतलब होता है भोला भाला और सीधा साधा, यानी कि जो इंसान जिसको आप आराम से उल्लू बना सकते हो ना, जिसको हम आज के ज़माने में हम लोग मूर्ख बोलते हैं, इंसान की भैया बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला, आप उसको आराम से उल्लू बना सकते हो, ऐसे इंसान को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गलीबल कहते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर जो नेव लिखा हुआ है ये लगाते हैं धूर्त इंसान के लिए, वो इंसान जो धूर्त होता है, चालाक होता है, ऐसे इंसान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलेंगे नेव, यानी कि चालाक, धूर्त। इंग्लिश में उसको चालाक को श्रूड भी कह सकते हैं। चलिए, फुल ऑफ एंथुजियाज्म की बात करते हैं, जिसमें जोश या उत्साह बहुत हो। अब आप ध्यान दीजिए, वैसे तो कल मैंने एक वर्ड आपको और पढ़ाया हुआ था, आपको याद, अगर याद हो, एब्यूलिएंट। किसी को याद है? बताइए, किसी को याद है? जिस इंसान में जोश उत्साह ज़्यादा हो ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखिए, जिस इंसान में जोश या उत्साह बहुत ज़्यादा होता है ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में एक्सूबिरेंट कहते हैं, जोशीला। आपको याद होगा, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? जोशीला। इंग्लिश में कल हम लोगों ने मेरे भाई इसके लिए एक वर्ड पढ़ा हुआ था, वो था फर्वेंट, FERVENT। ठीक, अगर आपको फर्वेंट यूज़ नहीं करना है तो मेरे भाई एक बार आपको याद होगा, मैं पूरा आपको रिवाइज़ करा देता हूँ आज की क्लास में, आपको मैं पूरा रिवाइज़ करा के दिखाऊंगा। ये देखिए, एक्सूबिरेंट, फर्वेंट और एब्यूलेंट, इन तीनों का मतलब हो जाएगा जोशीला, वो इंसान जो काम करता है लेकिन बहुत जोश के साथ करता है, उसके अंदर एंथुजियाज्म बहुत है। तो मेरे भाई तीनों वर्ड याद कर लो, क्योंकि इन तीन से बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। तीनों कहलाएंगे एक्सूबिरेंट, फर्वेंट और एब्यूलेंट, हो जाएगा जोशीला। नंबर फर्स्ट में यहाँ पर एक वर्ड का ध्यान दीजिएगा, एक्सॉर्बिटेंट। अब देखिए एक्सॉर्बिटेंट क्या होता है, एक्सॉर्बिटेंट क्या होता है? एक्सॉर्बिटेंट जो होता है वो आपका होता है महंगा। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब किसी इंसान ने इतनी महंगी बिल्डिंग बना रखी है कि यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो जिस चीज़ को बनाने में बहुत पैसा लगता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो बेटा इंग्लिश में क्या कहलाएगी? वो बेटा इंग्लिश में कहलाएगी आपकी एक्सॉर्बिटेंट कहलाएगी। चलो ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए ज़रा, बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा एडजेक्टिव जो हम लोग प्रयोग करते हैं ट्रू एपिसोड्स के लिए, यानी कि जो रियल कहानी पर आधारित हो, ऐसे एपिसोड्स के लिए हम इंग्लिश में कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे? जैसे आपने अगर देखा होगा अक्सर तो ये क्राइम पेट्रोल वाले क्लेम करते हैं कि भैया हमारे क्राइम पेट्रोल में जो एपिसोड दिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो वो जो चीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, यानी बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, इंग्लिश में वो क्या कहलाएगा? अब आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन लिखे हुए, ग्रेटिस, ग्रिटी, गोरी, इनहेरेंट। चारों वर्ड बेहद मज़ेदार हैं। आप में से बताइए आप कौन सा ऑप्शन इसमें चूज़ करना चाहेंगे? जल्दी बताइए सोचकर, और कंफर्म करिए कि आपका ऑप्शन सही है कि गलत है। बताइए ज़रा, बिल्कुल आप समय ले लीजिए, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा बेटा वो इंग्लिश में कहलाएगा ग्रिटी। ग्रिटी जो लगाते हैं वो ज़्यादातर ऐसे एपिसोड्स के लगाते हैं, ऐसी कहानी को लगाते हैं जो कि हमारी सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, ग्रिटी एपिसोड्स, यानी कि वो एपिसोड्स जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। नंबर फर्स्ट में एक वर्ड लिखा हो ग्रेटिस, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाए, यानी कि फ्री फ्रॉम कॉस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है सभी एग्जाम्स में। मैंने आपको बताया था कभी कभी यार क्या करते हैं ना, कभी कभी यार ऐसा नहीं होता है कि पिक्चर वाले क्या करते हैं कि भैया आज कह देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि आज की जो मूवी है, आप अगर आप लोग जाएंगे तो आपको आज मूवी का टिकट जो है फ्री मिलेगा। तो ऐसे टिकट को इंग्लिश में ग्रेटिस टिकट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ग्रेटिस का मतलब हो जाएगा फ्री, फ्री फ्रॉम कॉस्ट, और ग्रिटी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? सच्ची घटनाओं पर आधारित। बताइए क्लियर हो रहा है बच्चों? अब गोरी का मतलब बताओ मेरे भाई। गोरी, ये गोरी क्या है भाई? गोरी, गोरी का मतलब गोरी नहीं मेरे भाई, गोरी का मतलब जो है वो है, अब आप समझ गए होंगे, गोरी जो है वो गोरी नहीं है, गोरी जो है वो हिंसात्मक है, यानी कि एक ऐसी कहानी जिसमें हिंसा यानी खून खराबा, यानी कि वायोलेंस, ब्लड शेड बहुत ज़्यादा हो, वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा? गोरी कहलाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पर, देखिए नंबर 12 की। नंबर 12 में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ऐसा इंसान जो पैसे बचाता है बाय लीडिंग ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, साधारण जीवन जीकर पैसा बचाने वाला व्यक्ति। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साधारण जीवन जीकर पैसा बचाने वाला व्यक्ति, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए क्या कहलाएगा?
बताइए। स्क्रिम्प वो व्यक्ति होता है मेरे भाई जो साधारण जीवन जीकर पैसा बचाता है। ये हमारा लोअर डिविजनल क्लर्क में जो है आ चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे। और कंजूस इंसान को मेरे भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिंजी। साधारण जीवन जो जीकर पैसे बचाएगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? स्क्रिम्प कहलाएगा। और जो स्टिंजी है वो कंजूस यानी कि मक्खी चूस है, बहुत पैसा बचाता है मेरे भाई। छोटी छोटी चीज़ों में भी वो इंसान पैसा खर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो स्क्रिम्प साधारण जीवन जीकर पैसा बचाने वाला, और स्टिंजी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो कंजूस कहलाएगा। बात करेंगे दोस्तों वेगर की। वेगर वो है जो इंसान जुए में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ऐसा इंसान जो जुए में पैसा बहुत खर्च करता है मेरे भाई, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? वो वेगर कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ना? चलो 12 तक हम लोगों ने दोस्तों कर लिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 13 की। नंबर 13 में आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। जो अपने पिता की मौत के बाद जन्मे, बताइए वो क्या कहलाएगा? जो अपने पिता की मौत के बाद जन्मा हो उस इंसान को भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बताइए ज़रा। उस इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उस बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जो पिता की मौत के बाद जन्मा होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे भाई इंग्लिश में पॉस्ट्यूमस कहलाता है। पॉस्ट्यूमस चाइल्ड उस बच्चे की लगाते हैं जो कि पिता की मौत के बाद जन्मा होता है। और हाँ, ये पिता की मौत के बाद जन्मा बच्चा भी कहलाता है। और वो प्राइज़ के लिए भी लगाया जाता है। वो प्राइज़ कौन सा प्राइज़? वो प्राइज़ जो किसी की मृत्यु के बाद उसके नाम पर उसकी फैमिली वालों को दिया जाए। तो जो मरणोपरांत कोई चीज़ मिलती है, चाहे वो प्राइज़ हो या बच्चा पैदा हो, मेरे भाई इंग्लिश में क्या कहलाएगा? वो पॉस्ट्यूमस कहलाएगा। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, रिवाइज़ करिएगा, देखिएगा किस तरह से मैं आपको पूरे वीडियो सारे जो है आज सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ कराता हूँ, ठीक है। चलिए नंबर 14 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे नंबर 14 पे लिखा हुआ है, एक मिनट, नंबर देखिए 14 पे क्या लिखा हुआ है। नंबर 14 पे लिखा हुआ है बॉय हु इज़ नॉट मैरिड। वो इंसान जो कि बैचलरशिप का पालन कर रहा है, यानी कुंवारेपन का पालन कर रहा है। ऐसे लड़के के लिए आप क्या बोलेंगे? वो लड़का जो कुंवारेपन का पालन कर रहा है, ऐसा लड़का इंग्लिश में बताइए क्या कहलाएगा? बॉयज़ हु इज़ नॉट मैरिड। अभी फिर से हमारे सामने देखिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बताइए। देखिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट लगाते हैं उस इंसान के लिए जो कि कुंवारा होता है, स्पेशली लड़के के लगाते हैं। लगा सकते हैं बैचलर भी, लेकिन सेलिब्रेट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। और अगर हम लोग किसी अनमैरिड वुमेन की बात करें, स्पेशली जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर आप स्पेंस्टर का यूज़ कर सकते हो। फिर भाई फिर से देख लेना ज़रा ध्यान से, बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है बैचलर। बैचलर माने कुंवारा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है आजीवन, यानी कि जब तक शादी नहीं हुई है, वो क्या कहलाएगा? सेलिब्रेट कहलाएगा। अब अगर आप बात करेंगे मैडन की, तो मैडन का मतलब जवान महिला हो जाएगा। लेकिन स्पेंस्टर वो वुमेन है जो अनमैरिड है और उसकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा? स्पेंस्टर। अनमैरिड वुमेन अगर लिख कर आएगा तो स्पेंस्टर कहलाएगा। और अगर आपने यहाँ पर अनमैरिड यंग वुमेन किया हो तो मैडन कहलाएगा, ठीक है। इसके बात करेंगे नंबर 15 की। यहाँ पर देखा, ध्यान से देखिएगा। समथिंग विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। एक ऐसी चीज़ जो थोड़े समय तक चलती है, यानी एक ऐसी चीज़ जो कम समय तक चलती है, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इंग्लिश में। इवेनेसेंट, एटर्नल, ध्यान से देखिएगा, और ये कहलाएगा आपका एवरलास्टिंग या टेम्पोरल। तो हमको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है कि इन चारों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए। ठीक है, देखिए एक बात बताऊं आपको, जो थोड़े समय के लिए चलिए, क्षणिक यानी क्षण भर चलने वाला, जो मोमेंट भर चले यानी कि मोमेंट्री, वो इंग्लिश में भाई इवेनेसेंट कहलाएगा। अब जो लड़के तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, मैं बता दूं, ये ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे भाई, ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अब देखिए इवेनेसेंट का मतलब क्षणिक होता है, जो क्षण भर चलता है। तो आपने क्या किया है, इसके लिए आपको ऑप्शन के तौर पे मोमेंट्री यानी कि जो मोमेंट भर चले वो ज़रूर लिख कर दिया जाएगा। लेकिन इसी का ठीक उल्टा जो आप नंबर देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, एटर्नल मेरे भाई, अब इसी के उल्टे की बात करेंगे, ये ध्यान दीजिए ज़रा। एटर्नल, तो एटर्नल जो है लिखा हुआ ना, इस एटर्नल का मतलब क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। इस एटर्नल का मतलब हो जाएगा जो हमेशा चले, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, हमेशा चलने वाला। जैसे प्रसिद्धि आपकी होती है ना, कोई इंसान मर जाता है
तो उसके मरने के साथ उसके जो अच्छे कर्म होते हैं लोग उसको याद करते हैं। तो उन अच्छे कर्मों के लिए मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, एटर्नल का यूज़ करेंगे, जो हमेशा चलते हैं। एवरलास्टिंग और एटर्नल आप देखेंगे ना, ये दोनों आपके लिए क्या बनेंगे, ये दोनों आपके लिए मेरे भाई पर्यायवाची बनेंगे, चाहे एटर्नल बोलें चाहे एवरलास्टिंग बोलें। टेम्पोरल जो है वो उसका मतलब कुछ लोग टेम्पोरेरी समझते हैं। भाई मैं नया वर्ड में बता दूं आपको, टेम्पोरल टेम्पोरेरी नहीं है, अस्थाई नहीं है कि जो थोड़ी देर चले। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, यानी कि वर्डली। जैसे कि आप भौतिक सुख की बात करते हो तो आप फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हो, जो आपको आपके फिजिक को, आपके शरीर को आराम देती है। इसी तरह जो टेम्पोरल है वो हमारा अस्थाई सांसारिक कहलाएगा, जो संसार से संबंधित है, स्पेशली भौतिक सुख की बात जहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो कम देर चलता है, वो क्या कहलाएगा मेरा भाई, इवेनेसेंट कहलाएगा। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर नंबर 16 की, समवन न्यू इन एनी फील्ड। एक ऐसा इंसान जो किसी क्षेत्र में नया हो, यानी कि फ्रेशर हो, अनुभवहीन हो, ऐसे इंसान के लिए हम लोग कौन से वन वर्ड का यूज़ करेंगे, बताइए ज़रा, बताइए बच्चों, कौन से वन वर्ड का यूज़ करेंगे, बताइए। देखिए मैं आपको बताऊँ, सही बताऊँ, एक ऐसा इंसान जो किसी फील्ड में नया होता है, ये मेरा भाई इंग्लिश में हम लोगों को कहलाएगा नोवाइस। नोवाइस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, नौसिखिया होता है। जब आप नौसिखिया यानी कि नोवाइस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के तौर पे इंग्लिश में कैलो शब्द भी मिल सकता है। तो कैलो और नोवाइस का मतलब हो जाएगा नौसिखिया। उल्टा कर देंगे तो वेटरन यानी कि अनुभवी। फिर से देख लीजिए, जब मान लीजिए जो इंसान किसी फील्ड में नया होता है, आपने देखा कोई जो इंसान किसी फील्ड में फ्रेशर है, इंग्लिश में भाई वो कैलो कहलाएगा। अगर हम बात करेंगे नौसिखिया की तो इंग्लिश में भाई वो नोवाइस कहलाएगा। और वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी, वो जो किसी फील्ड में बहुत लंबे समय से लगा हो। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना, क्या कहते हैं यार, वो ही इज़ अ वेटरन टीचर, वो बहुत अनुभवी टीचर है, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा है, वेटरन पर्सनैलिटी है। तो वेटरन का मतलब क्या हो जाएगा, जो किसी फील्ड में लंबे समय से लगा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे लिए 16वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपने तैयार कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए नंबर 17 की, जो इंसान खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है, यानी घमंडी इंसान है। अब आपको बताना है कि भैया घमंडी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, जो इंसान अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझता है, लोगों से बेहतर समझता है, घमंडी को बड़े भाई इंग्लिश में कॉन्सीटेड कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उतना नहीं आता जितना कि सिनोनियम यानी कि सिनोनियम्स में आता है। आपको मेरे भाई ये वर्ड बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ईगोटिस्ट नहीं, ईगोइस्ट के लिए अगर कोई वन वर्ड सबसे ज़्यादा पूछा तो वो कॉन्सीटेड ही है हमारा। ठीक है, ईगोटिस्ट वो है जो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करता है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ईगोटिस्ट जो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करता है। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 18 की, जब कोई इंसान टू बी इन द थॉटफुल मूड, कोई इंसान बहुत दिन से विचार मग्न अवस्था में बैठा हुआ है, बहुत देर से विचार कर रहा है लाइफ का क्या होगा यार, कैसे क्या चलेगा। तो अक्सर हम लोग ऐसे मूड में बैठ जाते हैं, हमारा ऐसा दिमाग होता है, हम लोग किसी बातों में, ख्यालों में खोए रहते हैं। इंग्लिश में मेरे भाई बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो वो सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो होगा हमारा पेंसिव। कई बार आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि हम लोग पेंसिव मोड में बैठे होते हैं, यानी कि हम लोग कहीं शांत जगह चले जाते हैं, किसी प्राकृतिक जगह में चले जाते हैं, और अक्सर हमारा जो है दिमाग बिल्कुल शांत होता है, हम लोग अक्सर बैठे कुछ ना कुछ खोए रहते हैं, कुछ सोचा करते बैठे बैठे। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा विचार मग्न अवस्था में बैठा होता है, इंग्लिश में ऐसे मूड को मेरे भाई पेंसिव मूड कहते हैं। अब यहाँ पर एक्सूबरेंट फिर से रिपीट हो गया है। एक्सूबरेंट मैंने जोशीला बता चुका हूँ मैं आपको थोड़ी देर पहले ही, मैंने जो स्टार्ट में बताया हुआ था। जुबिलेंट उस इंसान के लगाते हैं जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। प्रसन्न के लिए अगर आप जुबिलेंट नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर इंग्लिश में आप लोग जो है इलेटेड भी लगा सकते हो। तो इलेटेड और जुबिलेंट का मतलब हो जाएगा वो इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इलेटेड और जुबिलेंट। बाकी विचार मग्न जो अवस्था में जो बैठा हुआ इंग्लिश में क्या कहलाएगा, वो ऐसे मूड को पेंसिव मूड कहेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंबर 19 की, स्टडी ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जब भी हम लोग अलग अलग मीनिंग के वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो किसी मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स का अध्ययन या वर्ड के अलग अलग मीनिंग का अध्ययन इंग्लिश में क्या कहलाएगा। अब ऑप्शन लिखिए सामने, एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सीमेंटिक्स और एथनोलॉजी। आपको बताना इसमें से सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए और सर चूज़ करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एंटोमोलॉजी है नंबर 2 वाला, ये देखिए, ये हमारा है कीटों का अध्ययन। कीटों का यानी कि इंसेक्ट्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। लेकिन जो आप देख रहे हैं पहला वाला यानी कि एटिमोलॉजी, ये है शब्दों के अलग अलग अर्थ का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। एक बार फिर से देख लीजिए, एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा कीटों का अध्ययन, एटिमोलॉजी शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, और सीमेंटिक्स शब्दों के अर्थ का अध्ययन, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया मेरे ख्याल से, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। जब एटिमोलॉजी लिख कर आएगा तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स आएगा, हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो सीमेंटिक्स होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सीमेंटिक्स जब आएगा तो शब्दों के अलग अलग अर्थ का अध्ययन लिख कर आएगा। जब एटिमोलॉजी की बात करेंगे आप लोग वहाँ पर, तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन लिख कर आएगा। यानी जब भी ओरिजिन की बात करेंगे तो हमारा दूसरी ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा, एटिमोलॉजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मेरा भाई जब हम लोग अलग अलग अर्थ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीमेंटिक्स हो जाएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 20 की। अगर हम किसी इंसान को भारी ऑब्जेक्ट से पीटें, यानी किसी इंसान को ऐसे, तो भारी वस्तु से पीटने के लिए ये कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं मेरे बच्चों, ये एक सिंपल सा वोकैब है जो आपको बताने के लिए वन वर्ड में डाल दिया गया है। कौन सा ऑप्शन करेंगे, भारी वस्तु से पीटना, बताइए क्या हो जाएगा, कौन बताएगा भाई, बताइए क्या हो जाएगा। भारी वस्तु से पीटने के लिए हम लोगों ने बताया था ब्लजन। ब्लजन एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी इंसान को भारी वस्तु, वैसे तो आपको मैं बता दूं, पीटने के लिए थ्रैश भी पीटना है, बैटर भी पीटना है, क्लॉबर भी पीटना है, इन सब का मतलब पीटना होता है। लेकिन ब्लजन माने क्या हो जाएगा, भारी वस्तु से पीटना। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पीटने के लिए याद रखिएगा, भारी वस्तु के लिए बाकी आपके लिए काम चल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों नंबर 21 पर। नंबर 21 में लिखा हुआ है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट माने बेटा क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। राउंड अबाउट का मतलब होता है बेटा घुमा फिरा कर, यानी कि जब गोल गोल घुमा फिरा कर रास्ता दिया जाए और कंफ्यूजिंग भी हो, एक ऐसा रास्ता जो कंफ्यूज करे आपको, यानी कि भूल भुलैया। आपको यहाँ पर बताना है कि भूल भुलैया को हम लोग बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो दोस्तों भूल भुलैया के लिए आपको इंग्लिश जो पूछी गई है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लैब्रिंथ। देखिए जो लैब्रिंथ है ये प्रॉपर भूल भुलैया के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसा गोल रास्ता जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करे। ये दोस्तों इंग्लिश में क्या कहलाएगा, ये इंग्लिश में आपका लैब्रिंथ यानी कि भूल भुलैया कहलाएगा। नंबर 22 की बात करते हैं। टू कलर योर फेस टू डिस्गाइज, अपने चेहरे पर कलर कर लेना ताकि आप अपना जो चेहरा है वो लोग आपको पहचान सकें। कई बार आपने देखा होगा ना, जो हमारे सैनिक होते हैं वो वातावरण के अनुसार यानी पेड़ पौधों में छिपने के लिए अपने चेहरे पर हरा पेंट पोस्ट जो है वो लगा लेते हैं। या आपने अगर कई बार गिरगिट को देखा होगा तो अपना रंग बदल लेता है। तो वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलना ताकि आप भेष बदल लें और लोग आपको पहचान ना सकें। मेरे भाई इंग्लिश में इसका जो है सही पर्यायवाची को बताना। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा देख लीजिए, क्योंकि देखने से आपको जो तैयार हो जाएगा। कैमोफ्लेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है मेरे भाई, और यही हमारा जो है वो सही ऑप्शन इंग्लिश में कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर 23 की। वन हु स्पेंड्स लेविशली, एक ऐसा इंसान जो बहुत पैसा खर्च करता है और अंधाधुंध पैसा खर्च करता है, उस इंसान को हम इंग्लिश में बताइए क्या बोलेंगे, बताइए उस इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, खर्चीला इंसान। बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे। ये देखिए जाहिर सी बात मेरे भाई, आपने ये किया होगा यहाँ पर प्रोडिगल। प्रोडिगल बेटा क्या होता है दोस्तों, खर्चीला। खर्चीला इंसान कौन है, प्रोडिगल। अगर यहाँ पर बात करेंगे स्किन फ्लिंट, ये कंजूस इंसान के लगाया जाने वाला वर्ड। आपने माइजर पढ़ा कंजूस के लिए, पार्सिमोनियस पढ़ा, मैं रिवाइज करा देता हूँ मेरे भाई। आपने माइजर पढ़ा, पार्सिमोनियस पढ़ा, स्टिंजी पढ़ा, हमने नया वर्ड पढ़ा हुआ आज कौन सा, स्किन फ्लिंट। आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्या होता है, कंजूस। प्रोडिगल क्या होता है, खर्चीला। अब 24 नंबर की बात करते हैं। किसी इंसान, ये मैंने कल पढ़ाया हुआ, आपको देखिए ध्यान दीजिए। कल मैं जिन लोगों ने मेरा कल ये वीडियो देखा होगा उनको पता चला होगा कि हम लोगों ने जब किसी इंसान की लाश खोद कर बाहर निकालते हैं, स्पेशली इसलिए क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा सके, तो लाश को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए खोद कर निकालना इंग्लिश में बताइए क्या कहलाएगा। एक्सह्यूम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग लाश को बाहर खोद कर निकालते हैं। लाश को खोद कर किस लिए निकालते हैं, ताकि इसको दोबारा पोस्टमार्टम
कराया जा सके। चलिए कौन सा ऑप्शन सी होगा दोस्तों हमारा होगा यहाँ पे, एक्सह्यूम कहलाएगा। एक्सावेट का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश में खुदाई करना, जिनको नोट करना वो कर सकते हैं। एक्सावेट माने किसी चीज़ की तलाश में खुदाई करना, और इनह्यूम का मतलब हो जाएगा दफनाना। चलो, टू शो फॉल्स फीलिंग, किसी चीज़ का ढोंग करना, यानी कि आपके मन में फीलिंग कुछ और है लेकिन आप दूसरे इंसान को जो है कुछ और दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग जो है किसी इंसान को परेशान करने के लिए, ठगने के लिए, उसको लूटने के लिए क्या करते हैं, ढोंग करते हैं किसी चीज़ का। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि यहाँ पर ढोंग करने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया जाएगा, बताइए कौन से वर्ड का यूज़ किया जाएगा। देखिए ये वर्ड हमारा इंग्लिश में कहलाएगा फीन। फीन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का ढोंग करना। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि ढोंग करने के लिए किसी फीलिंग का हम लोग इंग्लिश में सिमुलेट लगा सकते हैं। सिमुलेट का मतलब होता है उन फीलिंग को दिखाना जो आपके मन में है ही नहीं और आपके मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, नंबर तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी इंसान को बार बार कुछ सिखाते हैं, उसके मन में कोई बात बैठाते हैं, जैसे आप लोग कहते नहीं है कि बच्चों को मन में अनुशासन सिखाना चाहिए, अनुशासन सिखाना चाहिए, बार बार रिपीट करके सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये समझिए दो वर्ड दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, इंस्टिल और एक इनकलकेट सॉरी। ठीक है, तो इंस्टिल और इनकलकेट जो आपने लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब हो जाएगा किसी इंसान को कुछ सिखाना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 26 की। नंबर 26 में लिखा हुआ है लीड लैक ऑफ फूड लीडिंग टू स्टारवेशन, यानी जब भोजन की कमी पड़ जाती है और वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। भाई भोजन की इतनी कमी पड़ गई कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या बोलेंगे, अकाल। तो जब अकाल पड़ जाता है तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, भोजन की कमी पड़ जाती है, और जहाँ पर सूखा पड़ जाता है वहाँ पर पानी की कमी पड़ जाती है। आपको बताना है कि भैया अकाल को इंग्लिश में दोस्तों लोग क्या बोलेंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास में, बताइए। फेमाइन सही शब्द का यूज़ करेंगे। फेमाइन का मतलब दोस्तों जो हो जाएगा वो अकाल हो जाएगा। जब भी कहीं पर भोजन की कमी पड़ जाती है इंग्लिश में दोस्तों को क्या कहलाता है, फेमाइन, यानी कि अकाल कहलाता है। ठीक, और ड्रॉट जो होता है वो सूखा, कौन सा, पहला वाला, ये जो पहला वाला ऑप्शन देख रहे हो ना ड्रॉट, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा सूखा। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों, सूखा कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वर्ड की, सॉरी दो भी रह गए हमारे पास में। स्टडी ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अभी मैंने पहले ही पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा कि, एक मिनट में ज़रा वेट कर लीजिए, बिल्कुल अब ध्यान दीजिए। स्टडी ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अलग अलग शब्द अर्थ का अध्ययन। तो ये भाई इंग्लिश में तुम्हारा क्या लाएगा बेटा, कौन सा कहलाएगा बताइए, सीमेंटिक्स। ऊपर पढ़ कर आए हैं, अगर ओरिजिन ऑफ वर्ड्स करते तो एटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलो। सिचुएशन फुल ऑफ कन्फ्यूजन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में बताइए क्या बोलेंगे, बताइए। सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश में क्या कहलाएगा भाई, ये इंग्लिश में कहलाएगा तुम्हारा कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मतलब क्या होता है, पहेली, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बाकी आप जानते हो मेज़ जो है तो घुमावदार रास्ता होता है, यानी कि भूल भुलैया होता है। लेबिरिंथ का पर्यायवाची होता है, तो हमने ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं किया हुआ है। इलेशन मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता। अब बात करिए दोस्तों नंबर 29 की, स्टोरी ऑफ एनिमल्स विद अ मोरल। जब भी आपको जानवरों के माध्यम से कोई नैतिक शिक्षा दी जाए किसी कहानी में मेरे भाई, वो कहानी इंग्लिश में कैसी होगी, आपको सही ऑप्शन बताना है, बताइए। मैं बता दूं आपको, सही ऑप्शन हमारा क्या लगेगा, फेबल। फेबल वो कहानी है जिसमें हम किसी इंसान को जो है इंग्लिश में जानवरों के माध्यम से कहानी सिखाते हैं लोगों को, और उस कहानी में नैतिक शिक्षा यानी कि मोरलिटी छिपी होती है। फेबल हमारी हो जाएगी प्रेरणादायक कहानी, और पैराबल वो कहानी जिसमें कहानी के अंदर कहानी यानी कि स्टोरी विद इन स्टोरी होता है। सागा लगाते हैं किसी की संघर्षपूर्ण कहानी के लिए, जब भी किसी इंसान की लाइफ स्ट्रगल बतानी होती है ना बेटा, तो वहाँ पर हमेशा सागा की बात करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी इंसान की बियोग्राफी यानी कि आत्मकथा की बात करते हैं, उसकी जीवन की कथा की जीवनी की बात करते हैं, वहाँ पर सागा शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नंबर बात करेंगे नंबर 30 पे, काम एंड कंपोज। वो इंसान जो हमेशा शांत रहता है, धैर्यवान रहता है मेरे भाई, उस शांत इंसान को इंग्लिश में हम लोग बताइए क्या कहेंगे। अभी मैंने शुरुआत में पढ़ाया हुआ था, जो इंसान हमेशा धैर्य रखता है ऐसे इंसान को बेटा हम लोग इंग्लिश में फ्लैगमेटिक कहते हैं। फ्लैगमेटिक कौन इंसान होता है, फ्लैगमेटिक वो इंसान होता है जिसे अपने ऊपर गुस्सा, जिसे अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल लेता है। वो इंसान शांत स्वभाव का होता है और मुश्किल में अपना धैर्य कभी नहीं खोता है। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों हमारे लिए आज 30 वर्ड का एक छोटा सा एक बढ़िया सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए, और इससे पहले कल के सेशन में हम लोगों ने लेक्चर में 28 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरे सेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और मेरे अगर आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ ये वीडियो लोगों से शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का पूरा मज़ा जो है
ले पाएँ और मज़ा लेने की अलग बात है, वो वीडियो समझ पाएँ। बार-बार देखने से चीज़ें जितनी याद होती ना, देखने से, सुनने से उतना रट कर याद नहीं होता मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरी बात मानिए और इस वीडियो को ध्यान से पूरा पढ़ा होगा आप लोगों ने, और अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अगर आज पढ़ रहे हैं तो भैया कल वाला वीडियो भी पूरा ही देखिए और लोगों से जो है वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि भाई मेहनत करने में मज़ा तभी आता है ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपको भी इस बात की खुशी मिल रही होती है ना कि आपके इस काम में बाकी लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। अभी 10-12 लोग अगर होंगे, 25-30 लोग होंगे तो मज़ा कैसे आएगा बताइए, है ना? तो अंदर से मेहनत करें भैया, मज़ा तभी आएगा जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और उन लोगों से शेयर ज़रूर करिए जो भैया पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो उसका पूरा जो है बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेशन जो है हम लोग कल भी कर चुके थे, और इसके बाद मैं जल्दी कोशिश ये भी करने वाला हूँ कि मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अभी 1-2 दिन, कुछ दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 5 से 6 दिन तक, लेकिन उसके बाद आपको शायद ये पॉसिबली संभवतः मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दिया करूँगा, जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और जब चाहे उसको रिवाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो भैया बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, और आप भी मेहनत करिए मेरे लिए, और हम लोग मिलकर जो है सफलता ज़रूर प्राप्त ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों? वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है? मिलते हैं कल के टर्न पे एक नए सेशन के साथ, तब तक के आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।